तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए स्ट्रेट लाइन लेकर आया हूँ जो हमारा 11th क्लास का 10th चैप्टर है। तो बात करेंगे आज इस स्ट्रेट लाइन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जो हमारा अगला चैप्टर होगा कोनिक सेक्शंस, जो हमारा 11th चैप्टर है, उसमें बहुत सारा यूज होने वाला है हमारा स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगे, जो इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और आगे चलकर फ्यूचर में भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस चैप्टर की काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इसीलिए क्या करेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट से स्टार्टिंग करेंगे। क्योंकि अगर आपके सफ़र की स्टार्टिंग ही खराब हो जाती है तो पूरा सफ़र आपका खराब हो जाता है। तो बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। तो सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट में यही आता है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, आखिर ये होता क्या है। तो स्ट्रेट लाइन ज़्यादा कुछ नहीं होता। स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए आप सबको क्या होगा कि आप सबको ये पता है कि एक कर्व होती है हमारे पास। जैसे हमारे पास क्या है, ये कर्व है, ये कर्व हो गई, क्लियर है। तो इसके हम कोई भी दो पॉइंट ले ले कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, और एक तीसरा पॉइंट भी ले ले कि ये पॉइंट हो गया। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर जाने के लिए सीधी सी बात, हम ऐसे भी जा सकते थे, हम ऐसे भी जा सकते थे, हम ऐसे भी जा सकते थे। तो बहुत सारे पाथ थे हमें इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास जाने के लिए। लेकिन जो इसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो ए से बी तक जाने में हमारा काम देता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। वही हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो स्ट्रेट लाइन की अगर बेसिक डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये डेफिनेशन है कि जो हमारा कोई भी दो पॉइंट ले लें हम, जैसे ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट, क्लियर है। तो देखो, ये मान लिया एक सी पॉइंट है, ये मान लिया एक डी पॉइंट है, क्लियर है। तो हमें लगा लो कि ए से लेकर बी के ऊपर जाना है। तो हम दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो पहले ए से सी के ऊपर जाएं, फिर सी से बी पे चले जाएं, क्लियर है। उसी तरह ए से डी पे जाएं और डी से फिर बी पे चले जाएं, क्लियर है। तो एक पाथ तो ये हो गया हमारा, एक पाथ ये हो गया। और एक पाथ ये है कि ए से सीधा हम किसके ऊपर चले जाएं, बी के ऊपर चले जाएं। अब आप सब के लिए है कि इन तीनों पाथ्स में से कौन सा पाथ ऐसा है जो हमारे पास सबसे छोटा है। तो सीधी सी बात है, ये ए बी जो पाथ है ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट है। तो जो ये शॉर्टेस्ट हो गया ना, इसी को नाम देते हैं हम स्ट्रेट लाइन। इसी का क्या मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन, क्लियर है बात। तो आप सबको पता है कि एक ये जो कर्व है, तो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो भी हमारी कर्व होती है। बात समझ में आई। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कौन सी कर्व होती है, सीधी सी बात है। देखो, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के ऊपर, ये मान लिया ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ तो ये होगा ना कि ए से सीधे हम किस पे चले जाएं, बी के ऊपर चले जाएं। लेकिन ये जो पाथ है ये शॉर्टेस्ट नहीं है, इसलिए ये जो कर्व है हमारी, इसी को हम कर्व ही बोलेंगे। लेकिन इसको हम शॉर्ट, मतलब इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते। लेकिन जो ये है, ये मान लिया ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी हमारे पास एक कर्व है। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है तो कर्व, लेकिन ये कौन सी कर्व है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन कर्व है। क्यों, क्योंकि ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ए से बी के ऊपर जाने के लिए, और हमारे पास इससे छोटा कोई भी पाथ नहीं है, इसलिए इस ए बी को हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। और ये भी एक कर्व है। तो एक ऐसी कर्व जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कंटेन करती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। बात क्लियर हुई कि एक स्ट्रेट लाइन हमारी होती क्या है। बात समझ में आई कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन की, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, उसी को नाम देते हैं हम स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब आप सबको पता है कि ये हमारे पास क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम देते हैं हम इसको, क्लियर है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस होगी। अब क्या है कि मान लिया इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ना हमने दो पॉइंट मान लिए, एक ए हो गया और एक हो गया हमारे पास बी, क्लियर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 और y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास x2 और y2, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना हो, सीधी सी बात है, इस a और b को मिला दो। तो ये हमारे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ बना ना। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ए बी एक तरह से स्ट्रेट लाइन आ गई। अब अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना हो, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो वो क्या होगा, आप सब ने पता है
कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट गिवन हो और उन 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास गिवन हो, तो हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है हमारे पास कि x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जिसके जरिए हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? लेकिन आज मैं आपको कुछ हटके बताने वाला हूँ। वो हटके क्या है कि ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है आप सबको पता है यही होता है, लेकिन ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्यों है, कहाँ से आया है ये डिस्टेंस फॉर्मूला और कैसे निकला है, ये सारी बातों के जवाब दूंगा आज इस वीडियो में। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको एक बार लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और आपके एक लाइक के बिना काम चलता नहीं है। क्लियर है? तो बात करते हैं हमारे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला ही हम क्यों यूज करते हैं, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो देखो, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार ऐसे मैच कर लेते हैं। देखो, इसको मिला दिया है ऐसे और इसको मिला दिया। बात समझ में आई? अब देखो, आप सबको पता है ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ तक का डिस्टेंस वो है हमारे पास x1 और जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है y1। इस पॉइंट के लिए समझो, इस पॉइंट के लिए क्या है, देखो इस पॉइंट के लिए या इस पॉइंट के लिए समझ लो एक बार। इस पॉइंट के लिए क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारा x2 और ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा y2। बात समझ में आई? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसको मान लो एक बार सी मान लो, इसको सी मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये जो BC है, ये जो BC है वो किसके इक्वल है, आप मुझे ये बताओ एक बार। जो BC है वो ऐसे निकलेगा ना कि इस पूरे डिस्टेंस में से, इस पूरे में से ये छोटे वाला लेस कर दो। कहने का मतलब इस पूरे डिस्टेंस में से ये लेस कर दो। अब ये पूरा क्या था, ये पूरा, ये हमारा y2 था और ये नीचे वाला क्या था, ये था इस पॉइंट के लिए y1। ठीक है? तो जो BC निकलेगा वो ऐसे ही निकलेगा ना, y2 माइनस y1। बात समझ में आई? उसी तरह ये तो हो गया BC। अगर हमें AC निकालना हो, क्या निकालना हो अब, AC, तो वो AC कैसे निकलेगा, आप ध्यान देना एक बार। AC क्या है, देखो ये AC ये है कि इस डिस्टेंस में से, इसमें से अगर ये छोटे वाला लेस कर दे, ये इस पूरे में से ये छोटे वाला लेस कर दे तो यही बचेगा। अब ये पूरा क्या था, x2, और ये छोटे वाला क्या था, x1। कहने का मतलब ये डिस्टेंस आया x2 माइनस x1। और आप सबको पता है अब कि ये हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बना। तो बाय पाइथागोरस लगाओ एक बार अब, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, मतलब AB का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। यही होता है हमारा क्या, पाइथागोरस फार्मूला या पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसे। अब एक बात समझो कि AB स्क्वायर, AB क्या है हमारे पास, ये वो डिस्टेंस ही है ना जो हमें निकालना है। तो AB स्क्वायर मैंने एज इट इज रख लिया। BC की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 और उसका क्या है स्क्वायर, प्लस AC की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर। देखो हमें AB निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना, तो उस साइड क्या कर दो, रूट। इसको पहले लिख दिया मैंने क्योंकि प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख दिया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये वही चीज़ तो आ गई जो हमें निकालनी थी। मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया किसी भी 2 पॉइंट के बीच का। ये कहाँ से आया है, ये बात पता चली। देखो 10th क्लास में हमें सीधा दे दिया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला किसी 2 पॉइंट के बीच का ये होता है। आज हमने ये सीखा कि ये क्यों होता है। क्लियर है? क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो हर एक क्यों का जवाब देते मिलेंगे कि ये चीज़ें आखिर आई क्यों है। क्लियर है? अब देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई तीसरा पॉइंट आ जाए, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या आ जाए, कोई तीसरा पॉइंट आ जाए, जिसको हमने मान लिया ये वाला, ये पॉइंट मान लिया जिसका नाम है C। क्या नाम है इसका, C। और इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास x और y। क्या हो गए, x और y। अब बात आती है कि ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे फिर। तो इसके लिए भी हमने 10th क्लास में सीखा था एक फार्मूला। ये जो बीच में कोई भी पॉइंट होगा, मान लिया कि ये जो रेशो है ना वो m1 रेशो m2 में कट रहा है। हमने क्या मान लिया कि ये जो सेक्शन था ना वो m1 था और ये जो सेक्शन था ये वाला वो था हमारा m2। बात क्लियर हुई? ये सेक्शन m1, ये m2, ये हमारे रेशो हो गए। मान लिया कि m1 रेशो m2 है। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूले सीखा था ये x निकालने का, वो होता था हमारे पास m1 x2
प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यही था हमारा 10th क्लास का फॉर्मूला। किसी भी लाइन के अगर कहीं भी हमारे पास पॉइंट है जिसके हमारे पास रेशो गिवन हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते थे। उसी तरह y निकलता था, क्या होता था, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये होता है हमारा y का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? तो ये जो फॉर्मूला था इसको नाम देते थे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला हमने निकाल दिया इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। अब ये कैसे आया है ये आपके लिए क्वेश्चन की तरह होगा, कमेंट करके बताना कि यही फॉर्मूला हमारा क्यों होता है। क्लियर है? जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला है इस तरीके से वैसे ही हम सेक्शन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन अब क्या है कि ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ना हमारा वो इंटीरियर के लिए निकालते हैं। मतलब जब पॉइंट हमारा इंटरनल हो। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि जब ये जो थर्ड पॉइंट है ना ये इस लाइन के कहीं ऊपर ही हो, इस लाइन के कहीं ऊपर ही हो। लेकिन अगर ये पॉइंट इस लाइन के कहीं बाहर हो, मतलब एक्सटर्नल हो, कोई पॉइंट जहाँ हो लगा लो मान लिया, तो इसके लिए ये फॉर्मूला एक्सटर्नली के लिए चेंज हो जाता है। मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने अभी निकाला है ना ये फॉर्मूला इंटरनली के लिए था। किसके लिए? इंटरनली। इंटरनली का मतलब क्या होता है कि जब हमारा ये पॉइंट इस लाइन के कहीं ऊपर ही हो, लेकिन इस लाइन किस लाइन के? इस लाइन के ऊपर ही हो। लेकिन अगर ये जो पॉइंट है वो इस लाइन से थोड़ा आगे पीछे हो, मतलब इसके एग्जैक्टली ऊपर ना हो, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नली। तो फॉर एक्सटर्नली क्या होता है, एक्सटर्नली के लिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्या हो जाते हैं, बस जो ये एक्स की वैल्यू है ना इनमें डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है कि जहाँ ये प्लस था ना वहाँ माइनस कर दो, बस m1x2 माइनस m2x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। और उसी तरह हमारा y निकल जाएगा। y क्या होगा, बस माइनस लगा दो और क्या है m1y2 माइनस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा हमारा किसके लिए? एक्सटर्नली के लिए। बात समझ में आई? ये था हमारा एक्सटर्नली के लिए। अब बात आती है थोड़ी सी आगे। क्या है वो थोड़ी सी आगे? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहे। आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में एलिमेंट बुक में यूज होने वाली है। क्योंकि हम एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए या ज़्यादा नॉलेज के लिए आपको एलिमेंट बुक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक कंसेप्ट आता है हमारा जो आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल और एक होता है हमारा इन सेंटर। देखो दोनों के बारे में बात करेंगे। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल दो चीजें होती हैं, ये बात आखिर है, बस इसको समझ लो फिर हमारे एक्सरसाइज में आ जाएंगे, हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चल पड़ेंगे। तो सेंट्रोइड क्या होता है हमारा? देखो सेंट्रोइड का मतलब होता है कि लगा लो कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल मान लिया हमने ए बी और सी। ये क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल है ए बी और सी। तो सेंट्रोइड क्या होता है कि मान लो इन तीनों के ना मीडियन ले लिया हमने। मीडियन क्या होता है? जो लाले बी से हम मीडियन डालेंगे तो वो मीडियन इस एसी लाइन को बराबर हिस्सों में बांट देगा। उसी तरह इस ए के मीडियन डाल दो, लगा लो ये डाल दिया तो ये बराबर होगी दोनों। उसी तरह इसमें डाल दो तो ये दोनों बराबर। मतलब इन तीनों साइडों के हमने मीडियन ले लिए कि ये इसके ऊपर मीडियन हो गया। इसको मान लो कुछ भी, जैसे डी ई और एफ। क्लियर है? तो ये जो तीनों मीडियन हमने डाले हैं ना, ये तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो कॉमन पॉइंट ले लो और उस कॉमन पॉइंट को ही हम नाम देते हैं क्या? सेंट्रोइड। क्या नाम देते हैं? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर हुई बात? ये क्या होता है? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। बात समझ में आई? अब ये जो सेंट्रोइड है ना इसको भी निकालने के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, वो याद करने पड़ेंगे आपको कि वो, हाँ ये भी बताऊंगा मैं आपको, अगर टाइम लगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना वीडियो, कि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जैसे इस पॉइंट को मान लिया हमने पी मान लिया। क्या मान लिया? पी। तो इस पी पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हो, मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो वो क्या होती है कि ये हमारे पास देखो इसके x1 y1 ये मान लिया x2 और y2, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x3 और y3। मान लिए कि तीनों हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ट्रायंगल के वर्टिसेस के। तो हमारा सेंट्रोइड कैसे निकलेगा कि x1 x2 और x3 तीनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो हमारे पास 3 से। उसी तरह जो y कोऑर्डिनेट है ना इसका, वो कैसे निकलेगा? तीनों y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 3 से। बात समझ में आई? तो ये हमारा हो जाता है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल।
बात क्लियर हुई। ये होता है हमारा सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब उसके बाद क्या क्या आता है कि ये इन सेंटर क्या होता है फिर। अब बात आती है इन सेंटर की। तो इन सेंटर के लिए भी एक ट्रायंगल बना लो। और क्या करेंगे, ये मान लिया हमारे पास कोई ट्रायंगल है, देखो इसको मान लिया ए बी और सी, क्लियर है। तो देखो सेंट्रोइड में क्या होता था, सेंट्रोइड में हम इन मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट लेते थे। मीडियन क्या होता है, जो तीनों को मतलब जिस साइड के ऊपर पड़ता है वो बराबर भागों में बांट देता है। उसी तरह इन सेंटर क्या होता है, देखो इन सेंटर के लिए जो तीन एंगल है ना, इनको बाइसेक्ट कर लो। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि इस एंगल को बीच से काट दो, ऐसे काट दिया, इसको भी मान लिया बीच से काट दिया, और इसको भी मान लिया बीच से काट, बीच से बिल्कुल बीच से निकालना है आपको, ऐसे काट दिया। बीच से करने का मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके, मतलब इसके बराबर दो भागों में बाइसेक्टर, जो बराबर भागों में बांट देता है किसी चीज को, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। तो इन तीनों एंगलों के बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे, इसको मान लिया क्यू पॉइंट है। क्या मान लिया, क्यू। उसी को नाम देते हैं हम क्या, इन सेंटर। उसी क्यू पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम, इन सेंटर। देखो इन सेंटर का मतलब क्या होता है, जो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगलों को बांट देता है बराबर भागों में, और तीनों बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उसी पॉइंट को नाम देते हैं हम इन सेंटर। अब इस अगर क्यू के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हो, क्या निकालने हो, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, देखो ध्यान देना, ये हमारे पास ए बी और सी साइड, साइड मान लिया अब की बारी हमने, क्या मान लिए, साइड। ए बी सी क्या है हमारे पास, साइड। तो क्या करो, ए की मल्टीप्लाई कर दो x1 से, बी की मल्टीप्लाई कर दो x2 से, सी की मल्टीप्लाई कर दो x3 से, सी की मल्टीप्लाई कर दो x3 से, और नीचे ऐड कर दो दोनों तीनों को, a प्लस बी प्लस सी। उसी तरह y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, a की मल्टीप्लाई y1 से, b की मल्टीप्लाई y2 से, प्लस में c की मल्टीप्लाई y3 से, और डिवाइड कर दो a प्लस बी प्लस सी को। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, जो हमें अगर कई बार निकलवा लेता है। एनसीईआरटी में तो नहीं पूछता, लेकिन एलिमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और आगे एग्जाम में जैसे आप एयरफोर्स नेवी एनडीए वगैरह का पेपर दोगे तो उसमें सेंट्रोइड और इन सेंटर बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं, कि ये सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है या इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। बात समझ में आई। तो ये था हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट किसके लिए, फॉर एक्सरसाइज 10.1 ऑफ एलिमेंट बुक, कि एलिमेंट बुक की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट करा दिया है मैंने आपको। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सीधी सी बात ये है, अगर 10.1 एक्सरसाइज आपको सीखनी है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज है हमारी एलिमेंट बुक में, 10th चैप्टर में लगभग 10 एक्सरसाइज होंगी। उन 10 एक्सरसाइज को हम धीरे धीरे एक एक करके सोल्व करेंगे। तो आपके लिए उन एक्सरसाइजों से पहले उन एक्सरसाइजों का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट के अगर आपने क्वेश्चन सीख भी लिए तो उनको हम सीखना नहीं बोलते, उनको फिर याद करना बोलते हैं। और याद करने वाली चीज़ें हैं ना, जल्दी ही हम भूल जाते हैं, ज़्यादा देर तक काम नहीं आती वो। मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आप 10 दिन बाद ही तक उन चीज़ों को याद नहीं रख सकते जो आपने याद की हैं बिना दोहराए, बिना समझे। बात समझ में आई। और चीज़ें समझने का मतलब ये होता है कि उन क्वेश्चनों की गहराई के बारे में आपने जानना होगा, कि उन क्वेश्चनों का बेसिक कंसेप्ट क्या है, उनकी गहराई क्या है। और मैंने आपको पूरी की पूरी पहली एक्सरसाइज की पूरी गहराई बता दी है, और उस गहराई में सिर्फ एक बूंद पानी की रह गई थी, वो मैं आज आपको अब फिर बताने वाला हूँ। वो क्या है कि हमने सेक्शन फॉर्मूला सीखा था, क्लियर है। वो क्या था कि अगर हमारे पास ये दो पॉइंट गिवन हो, x1 y1 x2 y2, क्लियर है, तो कहीं भी एक पॉइंट लिया था तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाता था। लेकिन पता होगा आप सबको कि अगर ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल इनके मिड में हो, मतलब मिड पॉइंट, उसके लिए ना एक फॉर्मूला नया आ जाता है। वो फॉर्मूला क्या है वो ये है कि इसका रेशो है ना 1:1 हो जाता है। ये इसी का ना से एक स्पेशल केस होता है, इसी का क्या होता है, ये स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस का मतलब क्या है कि अगर हमारा मिड पॉइंट हो तो रेशो 1:1 आ जाता है, तो m1 भी 1 हो जाता है और m2 भी 1। तो यहाँ पुट करेंगे ना तो इसके लिए फॉर्मूला ये बनता है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी 1 पुट कर दो, यहाँ भी, तो देखो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2। तो यही से बेसिक कंसेप्ट है
तो अगर मिड पॉइंट निकालना हो आप सबने, मतलब 1:1 हो या 2:2 हो या 3:3, एक ही बात होती है, मतलब मिड पॉइंट हो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये छोटा सा फॉर्मूला लगा लो। कहने का मतलब पहले दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, उसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेटों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला निकलता है। तो ये जो हमारे एक पेज ये और एक पेज ये ये हमारा 10.1 का बेसिक कंसेप्ट था, जो आप पिछली बार दोहरा के आना होगा। क्लियर है? तब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में घुसना, तभी आपके क्वेश्चन आसानी से क्लियर होते चले जाएंगे, बिल्कुल ईजीली। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ।